चलो अब सुनते जाना भाई। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना। तो अब सुनते जाना। अगर हम बात करें, याद होगा आपको पिछले टर्म पर एक साइंटिस्ट था, क्या नाम याद है? रॉबर्ट मे। ठीक है, रॉबर्ट मे ने आपको बताया था 7 मिलियन प्रकार की जो है स्पीशीज मिलती है। ठीक है, लेकिन अभी उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन ही अपन ने खोजी है। अपन ने बाकी 5.5 मिलियन अभी अब उनके बारे में अपन को नॉलेज नहीं है, ना ही उनके बारे में किसी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो अब सुनते जाना। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड का, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा पूरा अर्थ है, पूरा ग्लोब है। ठीक है, पूरा का पूरा ये ग्लोब है। तो इंडिया ने कितना एरिया घेर रखा है पूरे ग्लोब का? ये पूरा का पूरा ग्लोब है, उसे इंडिया ने कितना एरिया घेर रखा है? तो ये बात ध्यान रखना, 2.4% एरिया जो है घेर रखा है इंडिया ने। किसका? वर्ल्ड का। कितना परसेंट है? ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा अर्थ है, उसने कितना एरिया घेर रखा है? 2.4%। कितना? 2.4% एरिया उसने घेर रखा है। किसने? इंडिया ने। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्पीशीज की, तो स्पीशीज की जो स्पीशीज है वो 8.1% कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, स्पीशीज कितनी है? 8.1%। जितनी भी पूरे वर्ल्ड की स्पीशीज है, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी स्पीशीज है, उसमें से 8% स्पीशीज अकेले इंडिया में प्रेजेंट है। उस पूरे वर्ल्ड की जो 8% स्पीशीज अकेले कहाँ प्रेजेंट है? इंडिया में। तो इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में भी आता है। इंडिया किस में आता है? 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में भी आता है इंडिया। और इंडिया जो है, इंडिया का सिर्फ छोटा, इंडिया का एरिया इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ कितना एरिया है? 2.4%। 2.4% एरिया के बावजूद ये कितना 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी रखता है, क्योंकि इसके पास हॉटस्पॉट है, तीन तीन हॉटस्पॉट है इसके पास। 34 में से 3 हॉटस्पॉट तो अकेले एक कंट्री के पास है, तो बड़ी बात है कि नहीं है? कंट्री कितनी सारी है, उसमें से हॉटस्पॉट सिर्फ 34। आ रही बात समझ में? उसमें से भी 3 अकेले इंडिया में। तो आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। तो इंडिया के पास इसका मतलब बहुत ज्यादा स्पीशीज है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब सुनो, इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में से एक है। ठीक है, 12 ऐसी कंट्री है जो जिनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें से इंडिया है, उन 12 कंट्री में है। आ रही बात समझ में? पूरे वर्ल्ड की 12 ऐसी कंट्री चुनी गई, ब्राजील भी उसमें आती है, कई अदर कंट्रीज भी उसमें आती है, जिसमें क्या है, क्या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली। तो उसमें से कौन आती है? इंडिया भी उसी उन्हीं कंट्री में, 12 इकलौती कंट्रियों में वो शामिल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो 45,000 स्पीशीज प्लांट की है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। कितनी है? 45,000 स्पीशीज प्लांट की है। और लगभग लगभग ट्वाइस एस मैनी ऑफ एनिमल, मतलब लगभग लगभग दो गुना, लगभग 45,000 का दो गुना कितना होता है? 90,000। तो 90,000 स्पीशीज किसकी है? एनिमल की। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, एनसीईआरटी है, उसको तो घुमाना फिराना उसकी बचपन से पेशा है, जब से वो पैदा हुई है तो तब से ही उसने घुमाया है। देखो वही 45,000 प्लांट की बोल देती, 90,000 लिख देती, तो क्या दिक्कत आ जाती, प्रॉब्लम आ जाती, वो लिखेगी ट्वाइस। ठीक है, तो वही ये बात ध्यान रखना, 45 का दो गुना कितना हो जाएगा? 90,000। तो 90,000 स्पीशीज किसकी है? एनिमल की। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये तो भाई स्पीशीज हमें क्या है, ये तो स्पीशीज ऐसी है जो कि हमें दिख रही हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है, जिनके बारे में क्या है? नॉलेज है। पर ऐसी और भी तो स्पीशीज होंगी जिनके बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसी और भी तो बहुत स्पीशीज होंगी, क्योंकि मेरे साहब ने क्या बोला, लगभग 5.5 मिलियन अभी स्पीशीज पता ही नहीं है, तो इंडिया में भी नहीं पता पड़ी होगी। तो कई ऐसी स्पीशीज होगी भाई। 45,000 प्लांट है, ये तो पता है हमें, हमें उनके बारे में, सभी के बारे में जानते हैं, नीम है, तुलसी है, सभी प्लांट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन कई ऐसे भी तो प्लांट होंगे इंडिया में जो हम जानते ही नहीं है। तो हमने दिमाग लगाया, मे साहब का लॉजिक लगाया, मे साहब का जो हमने लॉजिक लगाया, ठीक है, तो हमने ये पाया कि 5.5 का जो कैलकुलेशन करके हमने ये निकाला कि लगभग लगभग जो तुम्हारा ये 45,000 जो आपको दिख रहा है, ये 45,000 आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ये 1 लाख तक पहुंचेगा प्लांट। अभी ये 45,000 तो हमें क्या है, 45,000 क्या है हमें? नॉन प्लांट है, ये नॉन है, इनके बारे में नॉलेज है, नॉन प्लांट है। ठीक है, नॉन प्लांट है। लेकिन अगर हम जो है लगभग लगभग अगर हम जाएंगे कितने टोटल, 1 लाख ऐसे एनिमल है। ठीक है, 1 लाख, एक टोटल कितने होंगे? 1 लाख होंगे हमारे इंडिया में, अकेले अकेले 1 लाख प्रकार की स्पीशीज होगी। किसकी?
प्लांट की, ठीक है ठीक है। अभी ये नोन नहीं है, बाकी है ना नोन प्लस अननोन, है ना, नोन प्लस अननोन, नोन प्लस अननोन, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, नोन और नो अननोन, ठीक है, नोन और अननोन, ठीक है। तो नोन और अननोन ऐसे लगभग लगभग 1 लाख प्रकार के क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। क्या होंगे भाई, 1 लाख प्रकार के क्या होंगे, प्लांट होंगे। और लगभग 3 लाख प्रकार के क्या होंगे, एनिमल। 3 लाख प्रकार के क्या होंगे, एनिमल होंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सुनते जाना भाई। अब ये देखना, अब अपन पढ़ रहे हैं पैटर्न्स बायोडायवर्सिटी के, पढ़ रहे हैं कैसे क्या होता है, पैटर्न्स देख रहे हैं। अब अपन ने ये पूरा का पूरा अर्थ ले लिया। क्या ले लिया, अर्थ ले लिया। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो बीच में अर्थ को एक लाइन है जो डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। बीच में एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उस लाइन का नाम क्या है, इक्वेटर। ये बात ध्यान में, उस लाइन का नाम क्या है, इक्वेटर। ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब सुनना ढंग से, इक्वेटर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है ट्रॉपिक्स। इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। इक्वेटर के नीचे भी कैसा होता है, तो लगभग लगभग इतना जो एरिया आपको दिख रहा है वो ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। कितना एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है। ये बात ध्यान रखना, इक्वेटर के, ठीक है, इतना एरिया मान के चलो, है ये रहा, ठीक है। इतना एरिया क्या है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक्स, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक्स। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और ट्रॉपिक्स यहां तक, ये देख रहे हो, तो यहां पर क्या आ गया, ट्रॉपिक एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक आना जूस नहीं, ट्रॉपिक एरिया कह रहा हूं, एरिया, ठीक है। तो एरिया है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऊपर ऊपर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ऊपर 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 और नीचे क्या होते हैं, पोल्स। ऊपर वाला कौन सा पोल होता है, ये वाला कौन सा पोल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नॉर्थ पोल। ये वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। सब आ गया यहीं पर ही, ज्योग्राफी भी आ गई, मैथ्स भी आ गई, और भी कुछ बचा क्या, संस्कृत रह गई बस, है ना। चलो अब सुनते जाना। यहाँ पर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसके नीचे वाला एरिया तो ट्रॉपिक होता है। इसके नीचे वाला एरिया क्या होता है, ट्रॉपिक होता है। इसके नीचे वाला एरिया ट्रॉपिक, इसके ऊपर वाला एरिया, उसके ऊपर वाले एरिया को कहते हैं टेम्परेट। क्या कहते हैं भाई, टेम्परेट। ये बात ध्यान में रखना, क्या कहते हैं, टेम्परेट। क्या कहते हैं, टेम्परेट। ये भी क्या होगा, टेम्परेट। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेट। क्या भाई, टेम्परेट, ठीक है। तो ये टेम्परेट एरिया है। तो सबसे ज्यादा जो अपन डाइवर्सिटी मिलती है ना, वो इक्वेटर में मिलती है। कहां पर, बीच में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। सर बीच में क्यों डाइवर्सिटी होती है, ये तो बताओ, क्या रीजन है जो यहाँ पर अपन को यहाँ पर ज्यादा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, एनिमल क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा बीच में डायरेक्ट धूप आती है। क्या आती है, डायरेक्ट धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है बीच में। कहां पर आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है बीच में। तो जब सनलाइट आएगी तो प्लांट्स ज्यादा ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे, ज्यादा ग्रोथ करेंगे। जब ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो ज्यादा खाना होगा, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो फिर एनिमल भी खा खा के प्लांट को, वो भी ज्यादा ग्रोथ करेंगे। आई बस समय में एनिमल की ग्रोथ भी हो गई, प्लांट की ग्रोथ भी हो गई। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, इक्वेटर में। इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे डाइवर्सिटी घटती जाएगी। जैसे जैसे इक्वेटर के दूर जाते जाओगे डाइवर्सिटी घटती जाएगी। इक्वेटर से जब आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो ट्रॉपिक मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा, ऊपर ट्रॉपिक नीचे ट्रॉपिक। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक। तो ये दोनों ट्रॉपिक एरिया में आप थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसे फिर ट्रॉपिक से ऊपर जाओगे टेम्परेट में तो भी और ज्यादा कम हो जाएगी। टेम्परेट में और ज्यादा नॉर्थ पोल पोल पे चले जाओगे तो वहां पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है। वहां पर तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इक्वेटर से चाहे ऐसे ऊपर जाओ नॉर्थ पोल की तरफ, तब भी बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी, घटेगी। ऐसे इक्वेटर से चाहे नीचे की तरफ जाओ तब भी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी घटेगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू, जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घट जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब समझ में आ गई, अब सुनते जाओ भाई।
तो इसमें एक बात बताओ, टॉपिक्स में क्या होगा, टॉपिक्स में ये लिखी ये बात, टॉपिक्स में क्या है, ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, टॉपिक्स में होगी, यहाँ पर ये होते हैं टॉपिक्स, ये और ये टॉपिक्स हैं, ये इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, ये क्या है, ये भी टॉपिक एरिया, ये भी टॉपिक एरिया, ठीक है, ये इक्वेटर है बीच वाला, इसके इधर चाहिए इधर, तो इधर क्या होगी, इधर क्या होगी, ज्यादा मोर स्पीशीज होंगी एज कंपेयर टू पोलर एरिया। सही बात लिखी है क्या, सही लिखी है बात। तो पोलर एरिया कौन से, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर सबसे कम स्पीशीज होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, सबसे कम स्पीशीज, इधर भी सबसे कम और इधर भी सबसे कम, आरी भाषा में, और ट्रॉपिक एरिया में ज्यादा होंगी, इक्वेटर पे तो और ज्यादा होंगी, ये बात ध्यान में रखना। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं भाई आपको, ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखो देखो, अब देखते जाना, सुनो, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इक्वेटर का एग्जांपल, सबसे पहले किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, इक्वेटर पे, इंडिया इक्वेटर पर नहीं आता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इक्वेटर नहीं आता, इंडिया कहाँ आता है, तो देख लो भाई, इधर देखो, ये देखो, मान के चलो ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है बीच का, इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर की तरफ थोड़ा रहता है इंडिया, इधर की तरफ, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, ट्रॉपिक एरिया में आ जाता है, ठीक है, ये इधर की ऊपर की तरफ, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, तो ये तो बाहर ही चला गया, लोग के ऐसे बांध के इधर आता है, क्या आ गया ये क्या हो गया, इंडिया, ये क्या है, इंडिया, अब बाकी बना लेना है ना, ठीक है भाई, आगे बात समझ में, तो ये इधर क्या है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है, चलो, अब सुनो, इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखना, आप सुनते जाना, अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर मैंने क्या ले लिया, एक मैंने इक्वेटर का एग्जांपल ले लिया, कोलंबिया, क्या ले लिया, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया में, कोलंबिया इक्वेटर पर ही पाया जाता है, कोलंबिया कहाँ पाया जाता है, इक्वेटर भी, बहुत ज्यादा, वहां पर बहुत ज्यादा घना जंगल रहता है, वहां पर प्लांट्स भी बहुत ज्यादा है, एनिमल्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो लगभग लगभग वहां पर लगभग कितनी स्पीशीज मिली मुझे, कोलंबिया में 1400 स्पीशीज मिली, किसकी, बर्ड्स की, किसकी, बर्ड्स की, ठीक है, तो कोलंबिया में मुझे 1400 स्पीशीज मिली, ठीक है, इंडिया किस में आता है, मैंने बताया था किस में आता है इंडिया, ट्रॉपिक एरिया में, किधर किस पे आता है, ट्रॉपिक एरिया में आता है, तो इंडिया में क्या होंगी, इंडिया में लगभग कितनी स्पीशीज है, 1200 स्पीशीज है, लगभग कितनी स्पीशीज है, 1200 से कम, लगभग 1200 के आसपास या 1200 से कम स्पीशीज है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कम, ठीक है, 1200 से कम, ये आगे अगर ऐसा आ गया यानी 1200 से, तो लगभग लगभग कितनी स्पीशीज है, लगभग 1200 के आसपास स्पीशीज है मान के चलो, ठीक है, तो ये टॉपिक में आता है। न्यूयॉर्क किस में आता है, न्यूयॉर्क आता है टेम्परेट में, न्यूयॉर्क किस में आता है, टेम्परेट में, तो उसमें तो और कम होंगी कि नहीं होंगी, न्यूयॉर्क आता है टेम्परेट में, किस में आता है, टेम्परेट में, तो उसमें कितनी हो गई, 105 स्पीशीज। फिर ग्रीनलैंड आता है कहां पर, पोल पर, ग्रीनलैंड कहां आता है, पोल पर, इसमें कितनी स्पीशीज हो गई, 56, कितनी स्पीशीज हो गई, 56, तो देख लो स्पीशीज, जैसे जैसे अपन, ये क्या है इक्वेटर, ये क्या है, तो जैसे जैसे अपन इक्वेटर से कहां पहुंचते जा रहे हैं, पोल पे, तो स्पीशीज क्या होती जा रही है, इक्वेटर पर कितनी स्पीशीज थी, बर्ड की लगभग कोलंबिया में 1400, कितनी, टॉपिक पर कितनी स्पीशीज थी, 1200, फिर उसके बाद टेम्परेट पे कितनी स्पीशीज हो गई, 105 बर्ड की, ठीक है, और फिर पोल की, पोल पर जो ग्रीनलैंड है उसमें कितनी स्पीशीज हो गई, 56 स्पीशीज है सिर्फ, किसकी, बर्ड की। तो जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, क्या हो रही है, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, स्पीशीज कम होती जा रही है, अलग अलग प्रकार की बर्ड सबसे ज्यादा कहां मिलेंगी, इक्वेटर पर, अलग अलग प्रकार की बर्ड सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, इक्वेटर पर, सबसे कम प्रकार की बर्ड, ठीक है, थोड़ी ही प्रकार की बर्ड कहां मिलेंगी, पोल पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और दिया गया है, तुम अगर पकड़ना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ये देखो, ये बात नहीं लिखी है बुक में, ये बात लिखी हुई है कि इंडिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड कंपैरिजन भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बात नहीं लिखी हुई है कि ये ग्रीनलैंड पोल पर आता है, न्यूयॉर्क टेम्परेट रीजन में आता है, इंडिया ट्रॉपिक में, और कोलंबिया, कोलंबिया इक्वेटर पे आता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई। अब सुनो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो एक एग्जांपल और दिया उन्होंने दूसरा अपनी बात को बताने के लिए,
देखो जो इक्वाडोर है, कौन इक्वाडोर, कौन सा भैया, इक्वाडोर एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है। इक्वाडोर में क्या मिलते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन है, कौन इक्वाडोर, तो इसका मतलब, और एक टेम्परेट रीजन है यूएसए, टेम्परेट रीजन क्या है यूएसए। तो मुझे बताओ ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी कि टेम्परेट रीजन में यूएसए में, तो ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया जो इक्वाडोर कंट्री है उसमें ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगी, चाहे वो कोई भी हो। प्लांट भी देखो हमने प्लांट दे दिए, वस्कुलर प्लांट, कौन से प्लांट्स है ये, वस्कुलर प्लांट्स, मतलब वस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, ट्री वगैरह, ठीक है। ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं आपके, कल मैंने आपको बताया था, याद है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ये सारे कहलाए जाते हैं एडवांस प्लांट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि इनमें इन्हें कहते हैं वस्कुलर प्लांट्स, क्या कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, वेसल्स, कौन सी वेसल्स, जाइलम और फ्लोएम, कौन से वेसल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जाइलम जो होता है ऐसा ट्यूब होता है किसमें, प्लांट में, जो कि क्या कैरी करता है जाइलम, जाइलम किसको कैरी करता है, वाटर को, किसको कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम किसको कैरी करता है, फ्लोएम ऐसा ट्यूब होता है प्लांट के अंदर जो किसको कैरी करता है, किसको कैरी करता है, फूड को, पी फॉर फोलम, पी फॉर फ्लोएम, फॉर फूड, ये बात ध्यान में रखना, आई बात समझ में। तो ये फूड को कैरी करता है फ्लोएम, फ्लोएम का एक ऐसा ट्यूब है जो फूड को कैरी करता है, जाइलम एक ऐसा ट्यूब है जो वाटर को कैरी करता है। ये दोनों ट्यूब मेरे में नहीं मिल रहे हैं, मुझे क्या देख रहे हो, ये किसमें मिल रहे हैं, प्लांट में, आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वो कैसे पहचानोगे, ये लिखा हुआ है ऊपर रहेगा नॉर्थ नॉर्थ लिखा हुआ, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्थ नॉर्थ लिखा रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखेगा, इक्वेटर के नीचे जाओगे ना, ये इक्वेटर है ये वाली लाइन, इक्वेटर के नीचे जाओगे तो यहाँ क्या लिखा रहेगा, साउथ साउथ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, साउथ साउथ। तो इधर इधर क्या हो गया, ऊपर 23.5, ऊपर क्या हो गया 66.5, ठीक है। आरी बात समझ में, तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, न्यूयॉर्क कितना बोल रहा है, 41 डिग्री, 41 डिग्री नॉर्थ में है ना, 41 डिग्री नॉर्थ, तो देखो नॉर्थ नॉर्थ यहाँ पर है 23 है, 23 के ऊपर कहाँ पर आ गया ये, इधर देखो, देखो 23 नॉर्थ, ये आ गया ट्रॉपिक, ये क्या हो गया, ट्रॉपिक हो गया यहाँ तक, ट्रॉपिक यहाँ पर ऊपर वाला रीजन कौन सा, टेम्परेट, ये 66.5 क्या है, ये 66.5 यहाँ पर, ये आ गया है ना, तो ये टेम्परेट रीजन में आएगा, 23 और 66 के बीच में है, तो 23 और 63 के बीच में क्या है, टेम्परेट, तो ये वाला किधर आएगा, साफ साफ न्यूयॉर्क किसमें आएगा, टेम्परेट रीजन में, आई बस समझ में, ऐसे पकड़ते हैं, समझ में आया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल और लो, जैसे को आपने एग्जाम्पल लिया ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कितना है 71 डिग्री, यहाँ 71 डिग्री नॉर्थ है कि साउथ है, 71 डिग्री कितना है, नॉर्थ है, नॉर्थ 71 डिग्री नॉर्थ, तो ऊपर जाओ देखो, ऊपर जाओ 23 ये रहा, 66 की ये लाइन है, तो इसके ऊपर यहाँ पर होगा करीब, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ग्रीनलैंड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा ग्रीनलैंड, इस जगह पर क्या होगा, पोल पर क्या होगा, ग्रीनलैंड। 60, ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली 63, 66, सॉरी 66.5, ठीक है, कितनी है ये 66.5, ठीक है, तो 66.5 के भी ऊपर, इस लाइन के भी ऊपर, यानी पोल पर आएगा ग्रीनलैंड, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनना, अब देखो अब पढ़ रहे हैं, हमें रेटिट्यूडल ग्रेडियंट देख रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं अमेजोन फॉरेस्ट की, किसकी, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, सबसे बड़े फॉरेस्ट यही है बेटा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, कहाँ प्रेजेंट है ये, कोई पूछे कहाँ पर है तो ये बता देना, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में, कहाँ पर, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्हीं में ही बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा कहाँ है, इन्हीं में ही बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा इन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी है। तो हमने इनका देखा भाई, प्लांट वगैरह देखा, प्लांट कितने इसमें, एनिमल कितने, फर्ड्स कितने, मैमल्स कितने, तो भाई सीधी सी बात है, अपन ने वर्टिब्रेट्स को देखा, तो अपन ने एक ट्रिक लगा दी, अपन ने क्या लगा दी, अपनी वाली ट्रिक लगा दी, ठीक है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आप जब भी आए तो आप ऐसा लिखोगे, सुनो, ठीक है, ये मैंने आपको बना दिया, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है।
देखो देखो अमेजोन फॉरेस्ट में अगर मैं बात करूं प्लांट की और एनिमल की, तो प्लांट कितने मिल रहे हैं? 40,000 टाइप के। और इन्वर्टिब्रेट्स कितने हैं? इन्वर्टिब्रेट्स कितने हैं? इंसेक्ट्स कितने हैं? 1,25,000। ठीक है, ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, अब सुनते जाना। ये तो बात हो गई प्लांट्स और इन्वर्टिब्रेट, ये अपन को अलग से लिखने हैं। बाकी ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। बाकी अब किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की। ठीक है, प्लांट आपको याद रखना है कितने? 40,000 प्रकार के। इन्वर्टिब्रेट कितने याद रखना है? 1,25,000 प्रकार के। और अब एनिमल्स आपको बताने जा रहे हैं। एनिमल्स जब भी आए यानी वर्टिब्रेट्स, यानी वो किसकी बात करें? एनिमल में बात करें वर्टिब्रेट्स की। और इस ये क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। सुनना ढंग से, इधर देखो। देखो ये एक हो गए प्लांट, एक क्या हो गए? प्लांट। एनिमल में अगर बात करूं तो एनिमल में दो होते हैं। एनिमल में क्या होते हैं? एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, जिसमें अपन आते हैं ह्यूमंस, मैमल्स, काऊ, डॉग, ये आते हैं वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, ह्यूमन, काऊ, डॉग। ठीक है, ये आते हैं वर्टिब्रेट्स में। और फिर बाकी किस में आते हैं एनिमल? बाकी एनिमल आते हैं इनवर्टिब्रेट। बाकी कौन से एनिमल होते हैं? इनवर्टिब्रेट। ठीक है, आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन ने इनवर्टिब्रेट देख लिए। इनवर्टिब्रेट कितने हैं? कितने हैं? सबसे ज्यादा होते ही हैं 1,25,000। सबसे ज्यादा यही होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, इसमें ही आती है इंसेक्ट्स भी। ठीक है, फिर अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के लिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? याद है? वर्टिब्रेट के लिए पाई चार्ट बनाया था। याद है वर्टिब्रेट का पाई चार्ट में क्या क्या था? याद है? फिशेस, मैमल, एम्फीबिया। याद है? तो ये अब वो वर्टिब्रेट का चार्ट था। किसका चार्ट था वो? वर्टिब्रेट का चार्ट था। उसके लिए ट्रिक क्या बताई थी? याद है? एफबीराम ट्रिक बताई थी। एफबीराम तो वो ट्रिक यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी एप्लीकेबल है। हर जगह वो एप्लीकेबल है वो ट्रिक। अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे भी वो क्या है? एप्लीकेबल है। लेकिन बस ये है कि अमेजोन रेन, पहले आप क्या बात कर रहे थे? पूरे कंट्री की बात कर रहे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे। ठीक है, पर अब जो बात कर रहे हो वो किसकी बात कर रहे हो? सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट की। ठीक है, तो उसमें फिर आपका डाटा आपको दिखेगा। देखो सबसे ज्यादा क्या होंगी? फिशेस। उसके बाद क्या? बर्ड्स, रेप्टाइल, एम। ठीक है, फिशेस से कम बर्ड्स, बर्ड्स से कम रेप्टाइल, रेप्टाइल से कम एवीज, एवियन कम मैमल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस से कम मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ? एफ डी राम। ठीक है, अभी तो देखो एफ फॉर क्या होगा? फिशेस। फिशेस कितनी है? 3,000। फिशेस कितनी है? 3,000। बर्ड्स क्या होती है? 1,300। लगभग कितनी बर्ड्स देखी गई अमेजोन रेन फॉरेस्ट में? 1,300 प्रकार की बर्ड्स। कितनी? 1,300 नहीं मिली बर्ड्स, 1,300 प्रकार की बर्ड्स मिली है। ये बात ध्यान रखना, 1,300 नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये अगर मैं बात करूं रेप्टाइल की, तो कितने? 378। ठीक है, 378। देख दो, पहले 3,000 से 3,000 ज्यादा होता है, उससे कम 1,300, 1,300 से कम। तो उसके बाद छोटे, अब तो गाँव तो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? अरे दोनों को मिला करके बढ़ा है ये। आई बात समझ में? ये एम्फीबियंस और मैमल, ये जो एम्फीबियंस और मैमल्स हैं, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ रहा है? 427। तो वो हमारा घटता ही जा रहा है। 3,000, 1,300, 300। अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तो 378 से कम ही होंगे। ऐसे ही मैं मैमल्स की बात करूं तो वो भी 378 से कम होंगे। लेकिन अगर हम दोनों को मिला लिया तो क्या रहेगा? 427। ये तुम्हारे यहाँ पर यही दिया हुआ है, हमने नहीं, तुम्हारी बुक ने मिलाया, इसलिए हमने बनाया। ठीक है, तो ये इधर देखो, इधर देखो, ये सब लिखा हुआ है। लगभग लगभग 40,000 प्रकार के प्लांट। ठीक है, 3,000 प्रकार की फिशेस, 13,000 प्रकार के बर्ड्स। ठीक है, और 378 प्रकार के रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स दोनों मिलाकर के कितने कर दिए? 427। कितने कर दिए? 427। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, इनवर्टिब्रेट के लगभग लगभग 1,25,000। ठीक है, इसमें इनवर्टिब्रेट्स में क्या आ जाएंगी? आपकी इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एक आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो किसने दिया हुआ है। ये चाचा देख रहे हो? चाचा, चाचा का नाम क्या है? पॉल एहरलिक। क्या नाम है चाचा का? पॉल एहरलिक। चाचा का नाम है पॉल एहरलिक। ठीक है, ये चाचा ने कॉन्सेप्ट दिया है कौन सा? रायवेट रायवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया है? रायवेट। अब इन चाचा को हल्के में मत लेना, क्योंकि चाचा जो है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जानते हो? बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तो कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा, ये वहां के प्रोफेसर है। ये क्या के? वहां के प्रोफेसर रह चुके हैं।
ठीक है, उस आके उन्होंने वहीं के पढ़ा हुआ, वहीं पे ही पढ़ाया हुआ है ना, वहीं पर ही उन्होंने अपना साइंटिफिक वर्क भी किया। तो उन्होंने एक बात बताई, ठीक है, तो ये ऐसे ही मतलब जैसे हिस्ट्री में अपन एग्जाम्पल देते हैं ना, उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया, ये भी पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग जानते हो कि नए नए कॉन्सेप्ट निकलते ही है ना, तो ये पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट बनाया अलग ही, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कुछ नहीं है, ये जो इनकी हाइपोथेसिस है ना, ये इनकी क्लास में ही बोले गए एक शब्द है। उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब, उनसे पूछा गया कि भैया हमें तो फर्क नहीं पड़ता चाहे जो है लॉयन मर जाए, लॉयल मर जाए, हमें क्या फर्क, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मर जाए, हमें क्या मतलब, हमें तो अपने आप को बचाना है, हमें तो अपने आप को बचाना है। तो इन्होंने बोला हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी चाहिए ही नहीं, हमें अगर जरूरत है तो काऊ की जरूरत है हमें, क्योंकि दूध पीना है, इसलिए काऊ रहने दो। हमें जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है कुत्ते रखने हैं, खास करके लड़कियों को, ठीक है, तो आदिवासी में तो वो उनकी जरूरत है, ठीक है, और किसकी जरूरत है, मुर्गी की जरूरत है, अंडे खाने हैं तुम्हें, है ना, हाँ मछली की जरूरत है क्योंकि वो भी तुम्हें खाना है, और क्या, और किसकी जरूरत है, ठीक है, झींगा, वो भी तुम्हें खाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो जिन जिन की जरूरत पड़ती है वो अपन, इसलिए हमें हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी वो निपट जाए, लुप्त हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है आदिवासी समय में। तो अब बोला चलो ठीक है, ये सारी चीजें हमने बचा ली, और भी चीजें बचा लो, है ना, और भी कोई एनिमल स्पीशीज बचा ली, थोड़ी बहुत चली भी गई, हमने खा पी करके डोडो निपटा दी, किसी को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ठीक है। हमने है ना और भी कोई स्पीशीज जो थी वो भी निपटा दी, सी काऊ थी, सी काऊ मोटी थी, उसको हमने निपटा दिया, सी काऊ को खा खा के पूरा निपटा दिया, कोई फर्क पड़ा, चली गई तो चली गई, एक स्वाद चला गया, बस खत्म, गई तो गई। पर उन्होंने बोला, अब उन्होंने बोला भाई साहब तुम ये ऐसे कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी आगे, आगे चल के अगर तुमने इनको निपटाते गए तो बहुत बड़ी क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, उनसे पूछा गया, बोला कुछ इस तरीके से समझो कि तुम चला रहे हो प्लेन, ठीक है, क्या कर रहे हो, प्लेन चला रहे हो, और प्लेन में तुम क्या होते हैं, नट्स लगे होते हैं, सीट का नट होता है, ठीक है, और विंडो नट होता है, विंडो का नट होता है, ठीक है, और जो है जो पंखा चलता है एरोप्लेन में क्या कहते हैं, इंजन, इंजन का भी क्या होता है, नट्स होते हैं, ठीक है, तो विंग्स के नट्स होते हैं, है ना। तो वो बोल रहा है कि चलो ठीक है, तुम अगर ऐसा कुछ समझो कि हम क्या कर रहे हैं, नट निकालते जा रहे हैं एरोप्लेन में, इमेजिनेशन करो हम क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है, हम नट्स निकालते जा रहे हैं एरोप्लेन के, ठीक है, ठीक है, और नट निकाल निकाल करके हमने जो किसका निपटान निकाल लिया, हमने सबसे पहले सीट का निकाला, बाजू वाले की, ठीक है, वो निपटे पहले, तो हमने सीट का निकाल के फेंक दिया, ठीक है, यानी नट निकाल दिया, यानी फेंक, नट निकाल दिया यानी स्पीशीज को हमने हमेशा से अर्थ से हटा दिया, अर्थ से हटा दिया। फिर हमने क्या किया, नट किसका निकाल दिया, पीछे जो है, पीछे वाली के सीट्स का, नीचे नीचे सीट्स का, विंडो सीट का, विंडो सीट में नट लगा था वो लगा दिया, आई बात समझ में। तो जहां से पैराशूट वो जो होता है ना खुलता है, उसका नट निकाल दिया, आ रही बात समझ में। तो सब जगह का नट निकालते गए निकालते गए निकालते गए, ठीक है। तो ये छोटी मोटी स्पीशीज जो होती है ना, उनका नट निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने विंग का नट निकाल दिया, किसका निपटा दिया, विंग का, या तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, पूरा का पूरा एरोप्लेन क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। सीट का निकालोगे तो एरोप्लेन नहीं डगमगाएगा, लेकिन अगर तुमने किसका निकाल दिया, विंग्स का निकाल दिया, इंजन का निकाल दिया, तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा, सीधा क्रैश हो जाएगा कि नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट उसने बोला कि भैया तुम थोड़ी बहुत स्पीशीज जो है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, डोडो फोडो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मान के चलो, तो वो तुमने निकाल दी, एलिमिनेट कर दी इस अर्थ से, तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने की स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज, की स्पीशीज, इंपॉर्टेंट स्पीशीज, वो जो उसका नट था, किसका नट था, इंजन का नट था, या कहो जो विंग्स है उसका नट अगर तुमने निकाल दिया, वो इंपॉर्टेंट नट था, वो अगर तुमने निकाल दिया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बैठ जाएगा, पूरा का पूरा प्लेन ही बैठ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये उसने ये बात साफ साफ बताई, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या बोला है कि राइवेट्स कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, देखो राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी उन्होंने, नाम तो समझ में आ नहीं रहा होगा क्या होता है। राइवेट का मतलब होता है पेच, राइवेट का मतलब क्या होता है, पेच, ठीक है, बोल्ट, नट बोल्ट, है ना, ठीक है। बोल्ट को क्या कहते हैं अपन, न्यूटन बोल्ट नहीं है ये पेच है, स्क्रू है, स्क्रू,
ठीक है, ये स्क्रू लिख लो, स्क्रू यार, ये लो स्क्रू है ये, ठीक है। हाँ, और स्क्रू ड्राइवर वो होता है जो उससे स्क्रू खोलता है, ये स्क्रू है। तो स्क्रू को हमने क्या कर दिया, ये पॉपर मतलब निकालो, पॉप करना मतलब निकालना, निकालना। और हाइपोथेसिस मतलब क्या होती है, लगभग लगभग एक प्रकार की थ्योरी होती है, ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है, थ्योरी होती है, ठीक है, जो कि प्रूफ, अब ठीक है। तो ये क्या है, स्क्रू को निकालते जाओ वाली, स्क्रू को निकालने वाली थ्योरी, तो स्क्रू को निकालने वाली थ्योरी, ये क्या कहलाएगा कि लगभग राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, लॉस ऑफ राइवेट ऑफ विंग, क्या बोला, ठीक है। उन्होंने एक बात और लिखी थी, उन्होंने ये बात लिखी थी, तो ये पॉल एहरलिख साहब थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या बोला था, ये देख लो, इनकी स्टेटमेंट पढ़ लो जल्दी से। उन्होंने क्या, इन एरोप्लेन, क्या बोला, इन एरोप्लेन, एयरप्लेन में, एरोप्लेन में ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर, क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं किससे जुड़े होते हैं, स्क्रू से। स्क्रू यानी क्या बोला उन्होंने, एक एक स्क्रू यानी एक एक स्पीशीज, एक एक स्क्रू यानी एक एक प्रकार की स्पीशीज, ठीक है। इफ अ पैसेंजर पॉप अ राइवेट, पैसेंजर जो बैठा हुआ वो क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है, पॉप करना मतलब क्या होता है, निकालना। तो वो निकाल रहा है किसको, बोल्ट को निकाल रहा है। तो अगर वो निकाल के फेंक दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया स्पीशीज का, क्या हो गया, हमेशा से वो एरोप्लेन से वो बोल्ट का निकालना, या फिर स्पीशीज को अर्थ से निकाल देना, एक ही बात है, आई बात समझ में। तो ऐसा कुछ सोचना, ठीक है। तो उसने ये बोल रहा है, एक हाथ निकालने से क्या बोल रहा है, देखो, इट में नॉट अफेक्ट द ए पैसेंजर प्रॉपर राइवेट, एक हाथ राइवेट को निकाल दे तो फ्लाइट से कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, सेफ्टी की, तुमने विंड जो है अपने स्क्रू निकाल दी अपनी सीट का, तो क्या सेफ्टी को इफेक्ट पड़ेगा क्या एरोप्लेन की, नहीं, बढ़िया चलेगा, एकदम सेफ है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बट एज मोर एंड मोर राइवेट्स आर रिमूव, पर जैसे जैसे और भी राइवेट्स निकालते जाओगे, ठीक है, और राइवेट्स निकाल दिए, इसका विंडो का निकाल दिया, इंजन का निकाल दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लेन क्या हो जाएगा, डेंजरसली वीक। तुम ज्यादा स्पीशीज को निकाल दोगे तो फिर वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे प्लेन डिसबैलेंस हो जा रहा है, वैसे ही हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अब और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर तुमने मेन वाला स्क्रू निकाल दिया, ठीक है, तो विंग अगर तुम निकाल दिया, विंग मतलब होता है की स्पीशीज, एक होती है की स्टोन स्पीशीज, क्या होती है, की स्टोन स्पीशीज मतलब वो होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है, की स्टोन स्पीशीज कैसी होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लायन एक की स्टोन स्पीशीज है, लायन क्या है, की स्टोन स्पीशीज है लॉयन, ठीक है, लॉयन एक की स्टोन स्पीशीज है। अगर तुमने उसको निपटा दिया तो आपस में यही सब एक दूसरे से झगड़ा करके निपटा देंगे एक दूसरे को। लॉयन क्या होता है, बहुत दिमाग वाला होता है, उसके सामने कोई जो है सब शांत रहते हैं। आई बात समय, अगर तुमने उसको निकाल दिया तो सब एक दूसरे से झगड़ा करके मर जाएंगे। ये तो जैसे इस क्लास का की स्टोन स्पीशीज कौन है, अगर मैं चला गया तुम लोग झगड़ा करके आपस में एक दूसरे को मार मार के निकल जाओगे, आरीवा समझ में, तो मैं क्या हूँ, की स्टोन स्पीशीज, ठीक है, समझ रहा आरीवा समझ में। तो अगर आपने की स्टोन को निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा क्या, इकोसिस्टम, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब एक थ्योरी मेरी और बन गई, ठीक है, बस सर निकालो थ्योरी है लेकिन चलो, अगर सर को निकाल दिया तो ये जो क्लासरूम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये की स्टोन स्पीशीज को निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगली थ्योरी यहीं पे आएगी, 12th में यहीं छपेगी वाली, ठीक है। तो ड्राइवल मेजर इकोसिस्टम इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या लिखा हुआ है कि अगर अपने विंग्स को निकाल दी, विंग्स के नट को निकाल दिया, या कीस्टोन स्पीशीज को निकाल दिया, लॉयन को निकाल दिया, तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा डेंजरस फ्लाइट, फ्लाइट की सेफ्टी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, फ्लाइट की सबसे ज्यादा सेफ्टी पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो फ्यू साइड जो राइवल्स होते हैं सीट के, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो कोई 2-3 बच्चे चले गए क्लास के, तो उससे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्लास तो कंटिन्यू रहेगी। आ रही बात समझ में, तो ये वही वाली बात है सीट तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो, ये थ्योरी खत्म हो गई। अब जो है हमारे दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी है ये, क्या इन्होंने जो है एक रिसर्च करी, है ना। उन्होंने, ये कौन से थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्या नाम था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे, कौन थे ये, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, नेचर के बारे में स्टडी करते थे,
ठीक है, साउथ अमेरिका के जंगल में गए हुए थे, जहां पर क्या है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका में ही है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, तो वहीं के उन्हीं के जंगल में ये गए हुए थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये इनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। हम बोल्ट, डी साइलेंट है इसमें, डी साइलेंट है, बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। अब सुनना, उन्होंने क्या सोचा, सुनना बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत कठिन बनाया जाता है, लेकिन ढंग से सुनना। देखो भाई, ये एक मान के चलो, ये एक फॉरेस्ट का एरिया ले लिया मैंने, ये मान के चलो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है ये। ठीक है, क्या है ये? मान के चलो बहुत बड़ा क्या है? फॉरेस्ट है ये। ठीक है, उसमें से मैंने बीच का छोटा सा एरिया ले लिया। क्या ले लिया? बीच का छोटा सा एरिया ले लिया, मैंने नाम दिया इसका ए। क्या लिया? ए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने देखा इस एरिया में, कैलकुलेशन करी इन्होंने, तो इन्होंने कैलकुलेट किया कितनी स्पीशीज यहाँ पर मिली उनको देखने को, 5000 स्पीशीज। कितनी स्पीशीज? 5000 स्पीशीज देखने को मिली। फिर उन्होंने क्या किया, अब और गए आगे। ठीक है, अब और आगे गए, उन्होंने ये वाला एरिया कवर किया। कितना एरिया? इस पूरे एरिया का नाम दूंगा मैं बी। एरिया बढ़ा है या बी एरिया बढ़ा है, बताओ? बी में पूरा आ गया ना, तो बी एरिया में ए भी आ गया है ना। बी वाला एरिया में देखा उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि बी में आए हैं 10,000 स्पीशीज, 10,000 स्पीशीज हो गई। एरिया को डबल किया तो स्पीशीज क्या हो गई? डबल हो गई। एरिया को डबल किया तो लगभग स्पीशीज क्या हो गई? डबल। अब उन्होंने कहा चलो और एरिया को स्पीशीज, एरिया को और डबल कर लेते हैं, बी का भी डबल। तो अब क्या हो जानी चाहिए? और डबल हो जानी चाहिए। 10,000 का क्या हो जाना चाहिए? 20,000। लेकिन स्पीशीज तो बढ़ी ही नहीं, स्पीशीज तो बहुत थोड़ी बहुत ही बढ़ी। 10,000 की 10,100 हो गई। अरे भैया कहाँ 10,000, 10,100 कहाँ? आई समय में तो कितनी हो गई? ये 10,000 थी, बाद में कितनी हो गई? 10,100। ठीक है, 10,100 वर्ष बढ़ गई या 200 बढ़ गई आर्य समय में, तो ज्यादा तो नहीं बढ़ी। होनी कितनी चाहिए थी 10,000 की? 20,000। हुई कितनी? 10,100। एरिया बढ़ा, पहले 5,000 एरिया, एरिया को डबल किया। एरिया कितना था? एरिया को डबल किया तो स्पीशीज भी कितनी हो गई? 5 की कितनी हो गई? 10। फिर उसके बाद फिर एरिया को डबल किया, सी पर आ गए, तो स्पीशीज 10 की कितनी हो जानी चाहिए थी? 20। लेकिन स्पीशीज कितनी रह गई? 10,100 या 10,200। तो दिक्कत, घाटा हो गया कि नहीं? है स्पीशीज रिचनेस घट हो गई, घट गई कि नहीं? तो जो अलग अलग प्रकार की स्पीशीज मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। स्पीशीज इतनी ज्यादा प्रकार की नहीं मिल पाई, वही स्पीशीज रिपीट होने लग गई। वही स्पीशीज क्या होने लग गई? रिपीट होने लग गई, लेकिन नई स्पीशीज नहीं मिली। तो अगर जरा भी नई स्पीशीज मिलती तो 1,000 एक एक हो जाता। अरे समय स्पीशीज और बढ़ती जाती, लेकिन और ज्यादा अलग प्रकार की स्पीशीज नहीं मिली, वही सेम प्रकार की स्पीशीज देखने को मिली। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। अब क्या हुआ, अब एक नोट उन्होंने क्या बोला, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी। उन्होंने बोला स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज जो है, ठीक है, स्पीशीज क्या हो रही है? स्पीशीज क्या होती जा रही है भाई? बढ़ती जा रही है। स्पीशीज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज, मतलब अलग अलग जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज देखने को मिल रही है। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस व्हेन एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीजेस। एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीजेस तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, अपना अपने एक्सपेरिमेंट का एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार की स्पीशीज देखने को मिल रही है। लेकिन अप टू अ लिमिट, उसकी एक लिमिट है। जैसे बी क्या है, एक लिमिट हो गई। बी क्या हो गई? बी के बाद अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो स्पीशीज बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। ठीक है, अब बढ़ भी रही तो बहुत कम, ना के बराबर है ना, ना के बराबर। 100 बढ़ गई तो क्या मतलब है? ठीक है, तो बहुत कम बढ़ रही है, तो आपको एक लिमिट है। बी क्या है यहाँ पर? लिमिट है। आगे बात समझ में? अब इस चीज को उन्होंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ बनाया उन्होंने स्पीशीज रिचनेस का। ठीक है, देखो पैराबोला क्या होता है? कटोरा। ठीक है, पैराबोला क्या होता है? कटोरा। हाँ, और हाँ ये बात ध्यान रखना। और हाइपरबोला क्या होता है? उल्टा कटोरा। बताते हैं भी आपको, देखो कैसे। उन्होंने देखो ग्राफ बनाया। उन्होंने क्या बनाया? एक ग्राफ बनाया। उन्होंने क्या देखा, सुनते जाना है। इधर देखो ग्राफ बता रहे हैं, इधर देखो। देखो ये ग्राफ बनाया मैंने, है ना। ग्राफ उन्होंने जब ग्राफ बनाया, किसके किसके बीच में? स्पीशीज रिचनेस, किसके बीच में? स्पीशीज रिचनेस एंड, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में, एंड एरिया के बीच में। स्पीशीज रिचनेस मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार की स्पीशीज।
तो जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे अपन क्या बढ़ा रहे थे, एरिया बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ा रहे थे, देखो मैंने जरा सा एरिया बढ़ाया, ये क्या एरिया बढ़ाया, तो स्पीशीज डिस्टेंस भी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, मैंने और एरिया बढ़ाया तो स्पीशीज डिस्टेंस भी क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई, यहाँ पर स्पीशीज डिस्टेंस भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ी। ठीक है, जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीशीज डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, पर एक लिमिट तक, पर एक लिमिट तक। ठीक है, सुनते जाना, देखो कैसे। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आया, ऐसे करके ऐसे होगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले अपन एरिया बढ़ा रहे थे, पहले अपन एरिया बढ़ा रहे थे तो स्पीशीज डिस्टेंस का एरिया भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे अपन और एरिया बढ़ाएंगे तो और बढ़ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, लेकिन यहाँ पर भी एरिया बढ़ाया तो और बढ़ गया। ठीक है ना, देखो बढ़ गया ना, यहाँ पर भी स्पीशीज डिस्टेंस बढ़ गई ना यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक लिमिट है, यहाँ पर आप और बढ़ाओगे, आपने और क्या कर दिया, एरिया बढ़ाया, तो क्या स्पीशीज डिस्टेंस बढ़ी, क्या स्पीशीज डिस्टेंस तो बढ़ती रह गई, स्पीशीज डिस्टेंस बढ़ी, क्या यहाँ पर आई, क्या नहीं आई, ये क्या हो गई, लिमिट हो गई, यहाँ पर क्या हो गई। अब आप कितना भी एरिया बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये सीधा जाता जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये स्पीशीज डिस्टेंस जो होगी बढ़ ही नहीं रही, स्पीशीज इतनी की इतनी रह गई। ठीक है, ये एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पीशीज डिस्टेंस क्या हो गई, ये स्पीशीज डिस्टेंस का पॉइंट है ना, तो वो इतना का उतने में ही रह गया, स्पीशीज डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही, या बढ़ भी रही है तो बहुत कम बढ़ रही है। स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो चुका है, स्ट्रेट लाइन हो चुका है, ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में। ये तो ये कर्व कैसा दिख रहा है आपको, ये कर्व कैसा दिख रहा है, देखो ये एक ग्राफ इनको देखने को मिला, ये वाला है ना। देखो यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ले लिया, इस ग्राफ पे क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एरिया बढ़ाया, क्या बढ़ाया मैंने, तो देखो स्पीशीज डिस्टेंस बढ़ गई, क्या इतनी बढ़ गई ना, यहाँ से लेकर यहाँ पर 0 से बढ़ गई कि नहीं, इतनी हो गई। फिर मैंने और एरिया बढ़ाया, तो मैंने 11 पॉइंट लिया जैसे, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने और एरिया बढ़ाया, देखो यहाँ पर और एरिया बढ़ाया, तो स्पीशीज डिस्टेंस भी देखो बढ़ गई, काफी बढ़ गई, है ना। देखो जरा सा एरिया बढ़ा, लेकिन स्पीशीज डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई, देख रहे हो। फिर मैंने और बढ़ाया, देखो तो एरिया ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन स्पीशीज देखो देखो फिर बढ़ गई है, तो स्पीशीज डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रही है, पहले डबल डबल हो रही है ना, क्या हो रही है, डबल डबल हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने और एरिया बढ़ा दिया, यहाँ पर भी और एरिया बढ़ा दिया तो और बढ़ गई, फिर और बढ़ाया तो और बढ़ गई, पर अप टू अ लिमिट। फिर उसके अप टू क्या है, एक लिमिट है, अप टू एक क्या है, लिमिट है, उसके बाद जो है ना फिर ज्यादा नहीं बढ़ रही वो। एरिया तो तुमने खूब बढ़ा दिया, एरिया तो मैंने यहाँ तक भी बढ़ा दिया, लेकिन वो जो है नहीं बढ़ रही। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ही रह गया, देखो जैसे यहाँ पर पॉइंट है एक, तो एरिया तो देखो यहाँ तक बढ़ा दिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बढ़ा दिया मैंने, एरिया। लेकिन देखो यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी स्पीशीज नेचनेस यही थी, और यहाँ पर भी क्या स्पीशीज नेचनेस यही है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा स्पीशीज नेचनेस पे, जबकि एरिया तुमने कितना ज्यादा बढ़ा दिया। आर्यवासा में तो एरिया तुमने इतना सारा बढ़ा दिया, लेकिन स्पीशीज नेचनेस तुम्हारी इधर भी यही थी और इधर भी यही थी। आई बात समझ में, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो इसके लिए इक्वेशन जो बनती है इसकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, तो इक्वेशन क्या बनती है, एस इक्वल्स टू सी ए जेड, क्या एस इक्वल्स टू सी ए जेड। ठीक है, अब सुनना है, ये क्वेश्चन है। देखो तो ये अपन को ये देखने को मिला यहाँ पर, इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा, एस इक्वल्स टू सी ए जेड, ये इक्वेशन मिलती है हाइपरबोला की। किसकी इक्वेशन है ये, हाइपरबोला की इक्वेशन है, एस इक्वल्स टू सी ए जेड, क्या भाई, सी ए जेड। ठीक है, अब सुनना ढंग से, ये जेड क्या है, पावर है, जेड यानी क्या होता है, पावर, है ना। तो ये अब सुनो, हाँ एक ही ऊपर, एक ही ऊपर। ठीक है, तो अब इसका क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका, देखो ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा ज्यादा, आपको ये बताओ कर्व में ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे या स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अच्छे से समझ में आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व का क्या बना देंगे, स्ट्रेट, कर्व लाइन का क्या बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन। जब भी आप कर्व इस लाइन का स्ट्रेट लाइन बनाना होता है, जब भी कर्व लाइन का क्या बनाना आपको, तो आपको लॉग लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, लॉग लॉग स्केल। अब लेंगे हम लॉग लॉग स्केल, क्या लेंगे,
लॉग लॉग स्केल, ठीक है। तो इस बात को समझना, जैसे अब मान के चलो एस इक्वल टू क्या था, सी ए जेड था, क्या था सी ए जेड, लॉग लोगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, क्या टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग एस इक्वल टू लॉग सी, देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है लॉग सी प्लस, ठीक है, ये जेड जो होती है वो आगे आ जाती है जेड लॉग ए, क्या होगा एस इक्वल लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस, ये मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई पे लगता है प्लस, और जो पावर होती है ना लॉग ए जेड का मतलब क्या होगा, लॉग ए जेड इक्वल टू क्या होगा जेड लॉग ए, आई बात समझ में। जब आप ए जेड का लॉग करोगे ना, जब आप ए के ऊपर जेड पावर है मान के चलो, उसका आप लॉग करोगे, क्या करोगे लॉग करोगे तो क्या हो जाएगा जेड लॉग ए हो जाएगा, जेड जो है वो आगे आ जाएगा लॉग के साथ क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ पर भी एक 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 जेड का क्या होगा, ए के ऊपर जेड जो होगा उसका क्या होगा जेड लॉग ए, आगे बात समझ में। तो इक्वेशन बन गई स्ट्रेट लाइन की, क्या हो गया लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस जेड लॉग ए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये, समझ में आ गया भाई। यहाँ पर एस है तो यहाँ पर क्या कर दोगे लॉग एस हो गया, यहाँ पर लिख दिया लॉग एस, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे लॉग सी, कोई दिक्कत, लॉग लॉग लगा दिया, और उसके बाद मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई पर लॉग पर लग देते हैं प्लस, तो यहाँ पर लगा दिया प्लस, फिर ए जेड का लॉग जब करोगे तो क्या होता है जेड लॉग ए, क्या होता है जेड लॉग ए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जेड लॉग ए, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, अब क्लियर है, क्या हो गया चलो बोलो, इधर देखो, समझ में आ गया, जेड लॉग ये वाला समझ में आ गया, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, ये जो आपको ये वाला जो कर्व दिख रहा है ना ये वाला, अब इधर देखो सुनो, ये जो इक्वेशन थी ना ये वाली, इसको मैंने क्या कर दिया लॉग कर दो इसका, इस इक्वेशन का क्या था एस इक्वल टू सी ए जेड, ये तो था इसका इस इक्वेशन का, ठीक है, ये क्या था एस इक्वल टू सी ए जेड, ये इस इक्वेशन के लिए था, और ये वाली इक्वेशन के लिए क्या है लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, आई बस में इस इक्वेशन की, ये वाली इक्वेशन क्या इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या है लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। तो ये अब समझने की कोशिश करना, ये भी एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की तुमने इक्वेशन पढ़ी होगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तुमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सुनिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये तो सबको याद होती है, वीडियो फोन करो नहीं तो देखो भाई समझ में आ गया, ये हमने क्या बनाई थी समझ में आ गया, एस इक्वल्स टू सी ए जेड किसकी इक्वेशन थी हाइपरबोला की इक्वेशन थी, इस हाइपरबोला से अपन ने कौन सी इक्वेशन बना ली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी, क्यों क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इससे जब अपन ने कन्वर्ट करके इक्वेशन बनाई तो क्या बनाई लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये हमने ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई, ये वाली स्ट्रेट लाइन की वाली इक्वेशन, अब अपन कंपैरिजन करेंगे, अब अपन क्या कर रहे हैं कंपैरिजन करेंगे ये अपनी इक्वेशन का विथ स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया log s, यहाँ पर m क्या होती है स्लोप होती है, पता है ये बात m क्या होती है स्लोप होती है, क्या होती है पता है ये बात, ये देखो mx प्लस सी क्या होती है, और ये देखो mx प्लस सी ये क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है आप जब यहाँ पर इधर देखो, जब ये यहाँ पर कटता है यहाँ पर, तो उसे क्या कहते हैं इधर, जब यहाँ पे ये कटता है पता है इसे क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्ट कहते हैं ना, इधर जब यहाँ पर ये कटता है तो इंटरसेप्ट है ना, इधर देखो log c, ठीक है, अपन ने कंपैरिजन कर रहे हैं log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a से, है ना, तो क्या बताया था मैंने log s क्या हो गया, ये क्या हो गया y एक्सिस पर, ये क्या हो गया y हो गया, y क्या हो गया log s, क्योंकि भैया s क्या स्पीशीज है ना, ये स्पीशीज रिचनेस है ना, तो y एक्सिस पर है, देखो स्पीशीज रिचनेस कहाँ पर है log s मतलब क्या है log s स्पीशीज रिचनेस, वो y एक्सिस पर ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने लॉक्सी क्या है, लॉक्सी जो है एक इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है लगभग लगभग जहां पर ये जुड़े, ठीक है, जहां पर ये आगे जाकर के अपन ने जब जोड़ा तो ये होती है इंटरसेप्ट, ठीक है, जहां पर ये लाइन जुड़ेगी जाकर के, इधर देखो ये जहां पर ये जो होती है ना ये होती है इंटरसेप्ट, इसे क्या कहते हैं इंटरसेप्ट,
ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो कांस्टेंट होता है ना आखिरी में y इक्वल्स टू mx प्लस सी में, y इक्वल्स टू mx प्लस सी में ये जो c होता है यही होता है इंटरसेप्ट। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है बताओ, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, ये क्या है, ये c क्या है, ये log c क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। mx क्या हो जाएगा, mx क्या है, x क्या हो गया, log x क्या हो गया, log a हो गया x। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर अपन ने क्या लिया है, एरिया लिया है, x एक्सिस पर लिया एरिया, x एक्सिस पर क्या लिया है, एरिया। तो यहाँ पर भी x एक्सिस पर क्या आएगा, log a आएगा, एरिया आएगा। अब एरिया के साथ x के साथ क्या है, m, तो z, ये m क्या हो गया, स्लोप। m क्या होती है, स्लोप। ये क्या हो जाएगी, z के बराबर। स्लोप किसके बराबर है, स्लोप किसके बराबर है, z के बराबर। x किसके बराबर है, log a के बराबर। और c किसके बराबर है, log c के बराबर। ये बात ध्यान में रखना, c log c के बराबर, z किसके बराबर है, m के बराबर, और x किसके बराबर है, log a के। और y के तो बराबर पता ही है, s, क्योंकि अपन ने स्पीशीज ली है यहाँ पर, ये स्पीशीज ली, तो ये क्या हो जाएगी, y। log s क्या होगा, y के बराबर। log x किसके बराबर होगा, log a किसके बराबर होगा, x के। log a किसके बराबर होगा, एरिया किसके बराबर होगा, log x के। ठीक है, और ठीक है, अब ये तो देखो इधर समझ में आ गया, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये c क्या है, log c क्या हो जाएगा, ये c log c के बराबर है, खाली बैठा हुआ है प्लस में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो z होगा वो स्लोप कहलाएगा। z क्या कहलाएगा, z क्या कहलाएगा, स्लोप। स्लोप तुम्हें ऐसे जानते होगे ना, ऐसे निकालते हैं अपन। स्लोप तुम्हें पता होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, तो इस जगह पर ऐसे करके स्लोप निकाल देते हैं, पता है ना ये वाली। तो ये स्लोप ये होती है z, ये z के बराबर है। इसे ही m कहते हैं और यही z के बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पर z किसके बराबर है, यहाँ पर z किसके बराबर है वाला, m के बराबर है। log a किसके बराबर है, x के। और z किसके बराबर हो जाएगा, m के। ठीक है, तो z किसके बराबर हो जाएगा, m के। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये स्लोप है। अब स्लोप के ऊपर उन्होंने बोला है, सुनो, स्लोप के बारे, स्लोप को कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं, स्लोप को कहते हैं, जो ये z होता है ना, इसको कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन। रिग्रेशन कहा जाता है, रिग्रेशन। ठीक है, आरी बस में रिग्रेशन। तो अब एक तुम्हारे लिए एक ट्रिक है, याद रख लेना। स्मॉल एरिया होगा तो स्मॉल जेड वैल्यू होगी उसकी। क्या होगा, स्मॉल एरिया होगा तो स्मॉल जेड वैल्यू होगी, और लार्ज एरिया होगा तो लार्ज जेड वैल्यू होगी। स्मॉल एरिया है तो स्मॉल एरिया है तो कितनी वैल्यू है, 0.1 से लेकर 0.2 तक रिग्रेशन वैल्यू कितनी है, कम है। और लार्ज एरिया होगा तो रिग्रेशन वैल्यू कितनी होगी, ज्यादा होगी, 0.6 से 1.2। तो लार्ज एरिया, स्मॉल जेड वैल्यू, लार्ज एरिया, लार्ज जेड वैल्यू। स्मॉल एरिया होगा तो नॉर्मल स्लोप होगी, स्मॉल एरिया होगा तो ये नॉर्मल स्लोप है, ये नॉर्मल स्लोप। ठीक है, ये नॉर्मल स्लोप है, नॉर्मल स्लोप होगी। और अगर जो है, अगर लार्ज एरिया होगा तो जेड, लार्ज एरिया लार्ज जेड वैल्यू। और स्टीपर स्लोप होगी, कैसी होगी, स्टीपर। स्टीपर का मतलब होता है ऐसे, है ना, ऐसे। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो क्या है, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये नॉर्मल स्लोप है। पर ये, और ये रही तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल स्लोप। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी हाइपरबोला, ये हो गई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर मान के चलो ऐसा हो जाए, स्टीपर हो जाए, तो ये होती है स्टीपर स्लोप। ये ऐसे, और तुम्हारा ये ऐसे, ये हो गई स्टीपर। ये कैसी हो गई, स्टीपर। समझ में आया, वैसे इसको होना कैसे चाहिए था, ये देखो, देखो ये देखो, नॉर्मल और स्टीपर में समझ में नहीं आया अंतर। ये देखो, ये देखो, ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। ये हो गई इसकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया नॉर्मल स्लोप, ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, और स्टीपर क्या होता है, स्टीपर, ये क्या, स्टीपर क्या होता है, जो उसकी ढलान होगी ना, वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगी। देखो, ये स्टीपर है, समझ में आया, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्टीपर है। ये है नॉर्मल, ये है स्टीपर। समझ में आया, ये है नॉर्मल और ये है स्टीपर। आई बात समझ में, ये कर्व स्टीपर है, जबकि ये वाला नॉर्मल कर्व है। ठीक है, तो जेड लाइन ज्यादा होगी तो कैसे जाएगा, स्टीपर कर्व जाएगा।
यहाँ पर जाएगी, ये कैसा होगा, नॉर्मल। आई बात समझ में? देखो ये स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, इसके लिए भी इसके लिए भी, इसी पर थोड़ा ऐसे निकल जाएगा। आई बात समझ में? चलो ये जैसे अब तुम ये बोलोगे कि सर ये z होता क्या है, थोड़ा बहुत z क्या है, ये वो हमें तो ज्यादा समझ में नहीं आता। तो z मैंने क्या बताया, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, क्या है, अगर स्मॉल एरिया होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, स्मॉल। अगर लार्ज एरिया होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा। रिग्रेशन मतलब क्या होता है, गिरावट। रिग्रेशन मतलब क्या होता है, सोचने की कोशिश करो, रिग्रेशन मतलब क्या होता है, गिरावट। जब अपन कम एरिया होगा तो गिरावट जो होगी स्पीशीज रिचनेस की, वो क्या होगी, कम होगी। जब कम एरिया होगा तो स्पीशीज रिचनेस में जो गिरावट है, स्पीशीज रिचनेस में जो गिरावट है वो क्या होगी, कम होगी, यानी ज्यादा आपको स्पीशीज मिलेगी अलग अलग प्रकार की। लेकिन अगर आप ज्यादा एरिया बढ़ा दोगे तो स्पीशीज रिचनेस क्या हो जाएगी, यानी गिरावट क्या हो गई, बढ़ गई। समझ रहे हो, स्पीशीज रिचनेस क्या हो गई, कम। इसका मतलब गिरावट जो थी वो क्या हो गई, गिरावट तो बढ़ गई ना। समझ, हाँ एरिया बढ़ाएंगे तो गिरावट भी बढ़ेगी, रिग्रेशन भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ाएंगे तो गिरावट बढ़ेगी, किसकी गिरावट, स्पीशीज के रिचनेस की, किसकी, स्पीशीज के रिचनेस की गिरावट भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ तो जेड वैल्यू बढ़ेगी, जेड वैल्यू बढ़ेगी यानी गिरावट बढ़ेगी, गिरावट बढ़ी यानी स्पीशीज रिचनेस और ज्यादा घटी हुई, घटी। क्या आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई? चलो अगर ये ऐसा कटोरा होता, ऐसा भी कटोरा देखा होगा तुमने, ऐसा कटोरा देखा है ऐसे वाला, तो ये क्या होता है, ये होता है पैराबोला। ये क्या होता है, ये क्या होता है, पैराबोला। क्या होता है ये, पैराबोला। और अगर उल्टा जाए, क्या जाए, ऐसे उल्टा जाए, ठीक है, कैसा जाए, उल्टा जाए। देखो जो सीधा कटोरा होता है ना, इसको कहते हैं पैराबोला। ये अपन का नहीं है, अपना नहीं है। अपना कौन सा है, हाइपरबोला। अपना कौन सा है, ये वाला हाइपरबोला। समझ में आ गया, ऐसा वाला, ये वाला है हाइपरबोला। ठीक है, उल्टा कटोरा। ये कैसा है, ये उल्टा कटोरा। ठीक है, तो ये हाइपरबोला है। समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा हाइपरबोला। ठीक है, और सीधा कटोरा, सीधा कटोरा पैराबोला। ठीक है, सीधा कटोरा। चलो आई बस में। अब अपना, अपना ये क्या है, ये अपना वाला कौन सा है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये वाला है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, बताना जल्दी से। इसकी इक्वेशन बताओ क्या बताई थी, एस इक्वल्स टू पावर में ही होगी, क्या होगी, सी ए जेड। ठीक है, जेड पावर में। अब इसका तुमने, हमें ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, ये कर्व तुम्हें गंदे लगते हैं ना ऐसे वाले। स्ट्रेट लाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन करने के लिए हमें लॉग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो लॉग कैसे लगाओगे, हर चीज का लॉग कर दो। एस का क्या कर दोगे, लॉग, तो लॉग एस हो गया। फिर सी का भी लॉग कर दो तो लॉग सी हो गया। यहाँ पर लेकिन मल्टीप्लाई था तो प्लस कर देना, यहाँ मल्टीप्लाई था तो प्लस कर देना। तो क्या हो जाएगा ये, और ये बाहर आ जाएगा इधर, जेड लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इधर ऊपर आ गया, बाहर आ गया, जेड लॉग। इतनी बात समझ में आ गई?